प्रश्न संख्या जो 31 थी उसका अथवा जो प्रश्न है वो देखिए। हमने जो पहले प्रश्न संख्या 31 किया था वो कॉमन साइज यानी सामान्य आकार से संबंधित था, तो ये तुलनात्मक विवरण से संबंधित है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसको आप बोल रहे हो। तो आपके सामने एक स्थिति विवरण यानी चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, उससे आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब हो गया जो आपका तुलनात्मक विवरण है वो बनाना है। प्रतिशत की गणना यहां पर आपको करनी होगी, तुलना करके उसका प्रतिशत निकालना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया। 31 मार्च 2019 को विनायक लिमिटेड के निम्नलिखित स्थिति विवरण से, स्थिति विवरण का मतलब होता है बैलेंस शीट। आपको चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, उससे क्या करना है, तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। कंपैरेटिव, तुलनात्मक को हम बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बोला गया है, तो आपको यहां पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। तो कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है उसके लिए आपके सामने बैलेंस शीट पूरी दी हुई है, उसको देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले समता व देयता है जिसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं। अंशधारक निधि, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें अंश पूंजी दे रखी है। शेयर कैपिटल 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 दोनों के समंक आपके सामने है। संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी आपको दे रखे हैं। फिर गैर चालू देयता है, गैर चालू देयता का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, एनसीएल, जिसमें दीर्घकालीन ऋण है, वो आपको दोनों सालों का दे रखा है। फिर चालू देयता है, करंट लायबिलिटीज, व्यापारिक देय जिसको ट्रेड पेएबल बोलते हैं, वो भी आपको दिया हुआ, और योग आपको दिया हुआ है 31,70,000 और 25 लाख रुपए आपको दे रखा है। अब मैं आगे चलूं तो आप देखिए परिसंपत्तियां यानी असेट्स आपको दी हुई है, ये असेट्स है। अचल परिसंपत्तियां जिसको फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं, उसमें अचल जो है वो स्थायी परिसंपत्तियां बोलते हैं, अचल बोलते हैं, एक ही बात है। जो स्थायी परिसंपत्तियां हैं उसमें मूर्त परिसंपत्तियां यानी टेंजिबल असेट्स दे रखी है, अमूर्त परिसंपत्तियां इंटेंजिबल असेट्स दे रखी है। उसके बाद में चालू संपत्तियां जिसको आप करंट असेट्स बोलते हैं, उसमें स्टॉक दे रखा है, और एक रोकड़ व रोकड़ तुल्य जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है और उसका योग दे रखा है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। यहां आपको फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है, आपके पास में जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है, खाली इसको आप व्यवस्थित रूप में करके इसका तुलनात्मक विवरण बनाएंगे। इसी को यदि इंग्लिश में देखें तो आपके सामने इंग्लिश में भी है, वही समंक है, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, वो सब कुछ दे रखा है। तो इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश का पूरा फॉर्मेट है, क्योंकि इसी फॉर्मेट को मैं कॉपी करूंगा आगे बनाने में, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो इंग्लिश में ही बनाते हैं, तो इसी को हम कॉपी करके उसका प्रतिशत की गणना करेंगे। और आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी का प्रश्न है, ये समंक वही है, उसकी गणना करना मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। तो ये इंग्लिश में, और ये दूसरा वाला भी आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। ये इंग्लिश में इसका असेट साइड दे रखी, संपत्ति पक्ष दे रखा है, जिसमें नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल है। करंट असेट्स में इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये आपको सब दे रखे हैं। और इसकी गणना 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 नंबर के प्रश्न के आधार पर इसकी गणना करनी है। आइए चलिए मैं यहां पर इसको हल करना स्टार्ट करता हूं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पूरा फॉर्मेट यहां पर ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। तो मैं आपके सामने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं। ये लीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसको तुलनात्मक वित्तीय आप जो बोल रहे हो, तुलनात्मक स्थिति विवरण बोल रहे हो। तो ये आपका पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट में बना रहा हूं। यहां पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, फिर नोट नंबर आएगा, फिर जो समंक होगा वो प्रथम वर्ष का समंक यहां लिखा जाएगा, द्वितीय वर्ष का समंक यहां लिखा जाएगा, यहां एब्सोल्यूट चेंज होंगे, और लास्ट में परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत जो परिवर्तन हुआ वो बताएंगे। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा नोट नंबर। जो समंक होंगे वो समंक आपके पास 31 मार्च 2018 जो प्रथम वर्ष है, 31 मार्च 2019 द्वितीय वर्ष है। तो यहां पर मैं 31 मार्च 2018 पहले लिख रहा हूं, 31 मार्च 2019 बाद में लिख रहा हूं, क्योंकि प्रथम वर्ष पहले लिखा जाता है, द्वितीय वर्ष बाद में लिखा जाता है। फिर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी वास्तविक जो परिवर्तन हुआ है उसको दिखाते हैं
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ, कितना इंक्रीज डिक्रीज, वास्तविकता में कितनी वृद्धि या कमी दर्ज की गई। वो कैसे निकालते हैं, द्वितीय वर्ष में से प्रथम वर्ष की राशि को घटा देंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, और लास्ट में हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज, यानी प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ वो आपको यहां पर प्रतिशत परिवर्तन को दिखाना होगा कि प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ। तो उसके लिए मुझे वही फॉर्मेट कॉपी करना पड़ेगा पूरा का पूरा। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, तो मैं यहीं पर फॉर्मेट को कॉपी कर रहा हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके सामने सबसे पहले है, जिसको समता और देयता आप बोल रहे हो। उसमें सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, जिसको SHF बोलते हैं, अंशधारक निधि है, वो शेयर होल्डर्स फंड आपके सामने दिया हुआ है। उसमें ए जो है वो शेयर कैपिटल है, तो ये लीजिए शेयर कैपिटल मैंने यहां लिख दिया। और दूसरा जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस को भी क्या कर देता हूं, लिख देता हूं, ताकि उसके बाद में उसके दोनों के राशि को मुझे आगे लिखना होगा। देखिए शेयर कैपिटल पिछले वर्ष मतलब प्रथम वर्ष में 20 लाख थी, फिर 21 लाख हो गई, तो मुझे यहां पर प्रथम वर्ष में कितना लिखना है शेयर कैपिटल के आगे 20 लाख, और द्वितीय वर्ष में कितना लिखना है 21 लाख, तो 20 लाख और 21 लाख हो गई। यदि मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो वो 2 लाख और 2,30,000 रुपए था, तो प्रथम वर्ष में वो 2 लाख था और द्वितीय वर्ष में वो 2,30,000 रुपए हो गए। तो मैं सबसे पहले प्रथम वर्ष को 2018 का समंग पहले लिखूंगा, 19 का बाद में लिखूंगा। फिर दूसरा आपको जो दिया हुआ है वो नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं गैर चालू दायित्व। जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग्स है, दीर्घकालीन ऋण जिसको आप बोला हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट बोल दे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बोल दे, दोनों एक ही बात है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखी है, पहले 2 लाख थी, अब 5,60,000 रुपए है, तो यहां पर आप 2 लाख लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे 5,60,000 रुपए। फिर तीसरा आपको क्या दे रखा था, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ था, तो वो करंट लायबिलिटीज जो है वो चालू दायित्व है, ये करंट लायबिलिटीज मैंने यहां लिख दी। और उसमें भी क्या दिया हुआ था, ट्रेड पेएबल्स, व्यापारिक देय जिसको आप बोल रहे हैं, व्यापार देय जिसको आप बोल रहे हैं, वो ट्रेड पेएबल्स दिया हुआ था। तो देखिए ट्रेड पेएबल्स आपके सामने कितना, 1 लाख और 2,80,000, तो 1 लाख तो आप यहां लिखेंगे और 2,80,000 रुपए आपके कहां पर आ जाएंगे, 19 वाले यानी द्वितीय वर्ष में आ जाएंगे। तो 1 लाख और 2,80,000, तो कुल मिलाकर 25 लाख और 31,70,000 का योग दे रखा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 25 लाख का योग तो पहले वर्ष में है और 31,70,000 का योग कहां है, द्वितीय वर्ष में दे रखा है। अब हम चलते हैं असेट साइड के ऊपर, यानी दूसरी साइड के ऊपर। जो दूसरी साइड है वो आपकी क्या है, असेट साइड है। असेट साइड में सबसे पहले जो दिया हुआ था वो अगली स्लाइड में दे रखा है। ये देखिए असेट में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स है और फिर फिक्स्ड असेट्स है, तो मेरे को यहां पर सबसे पहले नॉन करंट असेट्स लिखना होगा। तो फॉर्मेट को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि असेट अभी तक लिखानी बाकी है, तो ये मैं आगे और बढ़ा रहा हूं उसको। सबसे पहले क्या है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स जो है वो आपकी अचल संपत्ति जिसको आप बोलते हैं, उसमें भी स्थायी संपत्तियां दे रखा है, फिक्स्ड असेट्स दे रखा है। ये सबसे पहला मान लो, इसको आप मान ले ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है, फिक्स्ड असेट्स दे रखा है। इस फिक्स्ड असेट्स में पहला पॉइंट जो है वो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है, जिसको मैं टेंजिबल यानी मूर्त संपत्ति बोल रहा हूं। दूसरा इंटेंजिबल है, जो अमूर्त संपत्ति आपको है वो अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्ति दी हुई है। और जो दूसरा है जो आपकी करंट असेट्स दे रखी है, वो करंट असेट्स क्या क्या है वो अभी मैं देखता हूं, फिर उसके बारे में उसको यहां पर लिखूंगा। करंट असेट्स का मतलब होता है चालू संपत्तियां। तो आइए उसको देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए टेंजिबल पहले 20 लाख थी, फिर 21 लाख हो गई, तो मुझे वो आपको मुझे यहां पर लिखनी पड़ेगी। 20 लाख पहले टेंजिबल थी, फिर 21 लाख हो गई। तो टेंजिबल पहले कितनी थी, 20 लाख रुपए थी, ये 20 लाख मैंने लिखा। फिर क्या हो गई, 21 लाख, ये 21 लाख मैंने यहां पर लिख दिया। वापस चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। फिर देखिए इंटेंजिबल जो था वो 2 लाख और 3 लाख था, तो 2 लाख और 3 लाख आपको क्या करना पड़ेगा,
वापस दिखाना पड़ेगा, तो मैं 2 लाख और 3 लाख यहां पर दिखा रहा हूं। 2 लाख जो था वो पिछले साल था, प्रथम वर्ष में था, बाद में वो 3 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए। करंट असेट्स में 2 ही असेट्स हैं जो मैंने अभी वहां पर देखी थी। वो सबसे पहला जो है वो इन्वेंट्रीज है, फॉर्मेट में दिया हुआ है, और बी जो है वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश EQ लिख रहा हूं, EQ का मतलब इक्विवेलेंट हुआ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, यदि मैं राशि देखूंगा 2 लाख और 5,60,000, तो 2 लाख और 5,60,000 आपको यहां पर दिखाना होगा। 2 लाख जो था वो पिछले साल की इन्वेंट्री थी, और 5,60,000 रुपए वो बढ़कर किसमें हो गई, अगले वर्ष में हो गई। यदि मैं वापस आगे की बात करूं, जो यहां पर देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले 1 लाख था, फिर 2,10,000 रुपए हो गया, तो 1 लाख और 2,10,000 रुपए मुझे यहां पर दिखाना है। तो 1 लाख रुपए तो पिछले साल मतलब प्रथम वर्ष में था, और द्वितीय वर्ष में कितना हो गया, 2,10,000 रुपए हो गया। अब इसका भी आपको क्या करना होगा, योग लगाना होगा। तो इसका योग जो मैं लगाऊंगा वो वही आएगा जो ऊपर दायित्व पक्ष में आया, वही योग संपत्ति पक्ष में आना चाहिए, 25 लाख और 31,70,000 रुपए। ये सब समंक मैंने यहां पर व्यवस्थित रूप से लिख दिए, और ये लिखने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको लिखे बिना आप क्या नहीं कर पाएंगे, प्रश्न को हल करना संभव नहीं है। तो यहां पर जो प्रश्न है आपके सामने सब समंक व्यवस्थित रूप से आ चुके हैं। पहले वर्ष में प्रथम वर्ष के लिखते हैं पहले कॉलम में, और दूसरे स्तंभ में हम द्वितीय वर्ष के लिखते हैं। आइए अब हम तुलनात्मक करते हैं। देखो तुलनात्मक जो होता है वो क्षेत्रीय आप विश्लेषण बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, यानी इस तरीके से चलता है। वो कभी भी लंबवत प्रारूप में नहीं चलता है, वर्टिकल नहीं चलेगा, वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, क्षेत्रीय आधार पर चलेगा। तो आइए इसकी गणना, एब्सोल्यूट चेंज की गणना कैसे करते हैं। देखो 2019 का जो समंक है उसमें से 2018 का घटा दो, तो एब्सोल्यूट यानी वास्तविक परिवर्तन आ जाएगा। 21 लाख में से 20 लाख जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। 2,30,000 में से 2 लाख जाएगा तो 30,000 रुपए। ये सब धनात्मक आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। 5,60,000 में से 2 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 3,60,000 रुपए। 2,80,000 में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 1,80,000 रुपए बचेगा। मतलब ये क्या हुआ है, वास्तविकता में इतनी वृद्धि हुई है। ये सब प्लस में चल रहे हैं, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, धनात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक हो तब जरूर आप ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिएगा। इसका योग भी यहां पर आपको करना है। यहां पर 31,70,000 में से 25 लाख, क्योंकि ये इस तरीके, ये है क्षेत्रीय, एक तरीके से आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। कभी भी इसका योग इस तरीके से नहीं लगेगा, वो हमेशा क्षेत्रीय आधार पर ही चलेगा। 31,70,000 में से 25 लाख अगर मैं घटा दूंगा तो 6,70,000 बचेगा। तो ये 6,70,000 रुपए आपका क्या आ गया, एक तरीके से यहां पर परिवर्तन आ गया, जो परिवर्तन आपको दिया। इनके प्रतिशत की गणना एक बार मैं कर लेता हूं। देखो प्रतिशत कैसे निकालना है, जो आपने ये वास्तविक परिवर्तन निकाला, जो आपने ये वास्तविक परिवर्तन की गणना करी है, इसका संबंध किससे बना दो, प्रथम वर्ष के साथ में बना दो, यानी 2018 के साथ में बना दो, तो वो आपको प्रतिशत निकालने का क्या कर देगा, आधार प्रस्तुत कर देगा। जैसे देखिए वास्तविक, मैंने जो वास्तविक परिवर्तन यानी एब्सोल्यूट चेंज जो था वो 1 लाख रुपीस निकाला, 1 लाख रुपए निकाला। उसका रिलेशन, उसका संबंध मैं किसके साथ स्थापित कर रहा हूं, प्रथम वर्ष के समंक के साथ में। और प्रथम वर्ष का समंक कितना था, 20 लाख रुपए। उसको प्रथम वर्ष के समंक से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो। यदि मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, एक ये कट गया, तो 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5%। ये 5% की वृद्धि हुई है, किससे, 2018 से 2019 में 5% की वृद्धि। इसी तरीके से सबकी गणना करनी है। यहां पर जो समंक के वास्तविक परिवर्तन जो वो 30,000 है, उसका संबंध भी पिछले वर्ष प्रथम वर्ष से बनाना होगा। 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 30 में 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 15%। ये 15% आ गया। आगे चलते हैं, ये 3,60,000 है, ये 3,60,000, इसका भी संबंध वही प्रथम वर्ष से बनाना है। 2 लाख से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। ये 100 से गुणा किया, 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 360 में 2 का भाग देना है, वो आएगा 180% की वृद्धि दर्ज की गई। किसमें, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में की गई है। अगले में भी यही करेंगे। वास्तविक परिवर्तन जो था वो 1,80,000 रुपए था,
उसमें किसका भाग दूंगा, 1 लाख का भाग दूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा। तो यहां पर जो आएगा 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 180% की वृद्धि यहां पर भी क्या की गई है, दर्ज की गई है। अब यहां योग को भी, यहां योग इस तरीके वर्टिकली नहीं करना है आपको, यानी आपको यदि बोला जाए आप जो योग करेंगे वो क्षैतिज आधार पर करेंगे, लंबवत रूप में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, क्षैतिज विश्लेषण जिसको आप बोलते हैं। तो 6,70,000 में किसका भाग देना है, यहां पर योग कितना था, 25 लाख, 25 लाख को भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसका आपको कैलकुलेशन 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहां पर आपका ये 5 से कट सकता है 2 बार, ये 5 से कट सकता है 5 बार। 67 इंटू 2 करके 5 का भाग दे दीजिए। यदि 67 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 67 को 2 से गुणा करने पर मेरे सामने जो आएगा वो 67 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो यहां पर मैं कर रहा हूं 67 को 2 से गुणा कर रहा हूं, तो यहां 7 दूनी 14 हासिल 1 12 और 1 13, और उसको 5 से भाग देना है। 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, फिर 34, तो 5 छंग 30, 4 यानी 26.80% आएगा। तो वो 26.80% मुझे यहां पर क्या करना है, दिखाना है 26.80%। ये 26.80% आ गया। अब आगे चलते संपत्ति पक्ष में। संपत्ति पक्ष में भी यही आपको करना है। देखिए 21 लाख में से 20 लाख गए तो वास्तविक परिवर्तन कितना आया, 1 लाख रुपए। जो वास्तविक परिवर्तन है वो उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने आपको समझाया था, तो वही तरीका है यहां पर निकालने का, और उसी तरीके से उसकी क्या करनी होगी, गणना करनी होगी। 3 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा धनात्मक, पॉजिटिव। 5,60,000 में से 2 लाख गए तो कितना बचा, 3,60,000 रुपए, ये भी पॉजिटिव। 2,10,000 में से 1 लाख गए तो 1,10,000 बचा, वो भी पॉजिटिव धनात्मक। और यहां पर तो वही आएगा 6,70,000 रुपए, ये 6,70,000 रुपए परिवर्तन है। अब इसी के प्रतिशत निकालने, इसका भी संबंध किसके साथ बनाना है, इन्हीं समंकों के साथ बनाना है जो प्रथम वर्ष के समंक थे। यानी यहां पर मैं 1 लाख में किसको भाग दूंगा, देखिए 20 लाख है, इस 20 लाख को भाग दूंगा तो 20 लाख को भाग देने पर और उसको 100 से गुणा करने पर जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 5%, ये 5%। दूसरे पर चलते हैं, 1 लाख है, ये 1 लाख, उसमें किसका भाग देना है, 2 लाख का, क्योंकि पिछले वर्ष जो समंक था, पिछले वर्ष की राशि 2 लाख है, 2 लाख में भाग दूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो इसका आ जाएगा 50%। हो सकता है प्रतिशत वैसे ऊपर आए वैसे ही आ रहे हो, लेकिन यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही प्रतिशत आएंगे। जो भी प्रतिशत आए उसको आपको यहां दिखाना है। फिर 3,60,000 है, ये 3,60,000 में किसका भाग दूंगा, पिछले वर्ष का, मतलब प्रथम वर्ष का 2 लाख का भाग दूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा। तो यहां पर जो 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 360 में 2 का भाग देंगे तो 180% आएगा, वो 180% आपके सामने। फिर 1,10,000 रुपए वास्तविक परिवर्तन है, तो 1,10,000 रुपए में किसका भाग देना है, 1 लाख जो था प्रथम वर्ष में वो 1 लाख का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो यहां पर आपका 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 110% यहां पर रहेगा, ये 110% आ गया। और उसके बाद में आपका, क्योंकि यहां तो वही समंक है, 6,70,000 में 25 लाख का भाग दूंगा तो 26.80% आपका तुलनात्मक विवरण रहा। तो ये सब प्रतिशत क्या बता रहे हैं, ये प्रतिशत ये बता रहे हैं कि 2018 और 19 में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपका 2018 के संबंध में कितना प्रतिशत है। यानी प्रथम वर्ष से उसका संबंध स्थापित करके हम ये बताते हैं कि प्रथम वर्ष से इतना प्रतिशत क्या हो गया, द्वितीय वर्ष में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाएगा।